आज की कहानी सीमा जैन द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है खालीपन। शशांक को हैदराबाद में नौकरी करते हुए 6 महीने हो गए थे। वसुंधरा रोज उससे रात को 1-1.25 घंटे फ़ोन पर बात करती, तब उसको तसल्ली होती। पहली बार बच्चा इतना दूर परिवार से अलग रहने गया था। माँ का दिल तो परेशान होगा ही। शशांक बात करते करते अचानक बोला, मम्मी ज़रा पापा से बात कराना। वसुंधरा को इस बात का हमेशा से गर्व था कि दोनों बच्चे उसके बहुत करीब थे, मन की एक एक बात उसको बताते थे। अपने पिता अमित कुमार से तो कम ही बात करते थे। उसने हंसते हुए अमित को फ़ोन देते हुए कहा, लो जी, सुपुत्र को आज पिता की याद सता रही है। अमित कुमार ने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, शशांक बोला, पापा प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा बाहर आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात है। अमित थोड़ा तेज़ बोलते हुए, क्या आवाज़ नहीं आ रही? मैं बाहर आता हूँ, सिग्नल की बड़ी परेशानी है। शशांक, पापा कल राजेश अग्रवाल आपके पास अपनी बेटी तृप्ति का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएंगे, आप मना मत करना। मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है, छुट्टी मिलते ही तुरंत आ जाऊंगा, सगाई तब कर लेंगे। अमित कुमार सुनकर दंग रह गए। बात इतना आगे बढ़ गई और उन्हें पता तक नहीं, लेकिन गंभीर और संयमी स्वभाव के कारण शांत स्वर में पूछा, तुम लड़की को जानते हो? शशांक, हाँ पापा, स्कूल के समय से। इस बार आता तो आप सबसे मिलवाता, लेकिन उसके दादाजी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। आप प्लीज़ मम्मी को संभाल लेना। अमित कुमार ने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया और सोचा, बेटा बड़ा हो गया है, अपने निर्णय लेने में समर्थ हो गया है, नौकरी करने लगा है, जो निश्चय किया है सोच समझकर ही किया होगा। वसुंधरा को बेचैनी हो रही थी, बेटा क्या कहना चाहता था, लेकिन जब अमित कुमार ने सब बातें बताई तो वसुंधरा के दिल में फांस सी चुभती प्रतीत हुई। जो बेटा दिन भर की एक एक बात शेयर करता था, इतनी बड़ी बात छुपा गया। आज से नहीं, 7-8 साल से जानता है उस लड़की को और भनक तक नहीं लगने दी, और आज बता भी रहा है तो उसको नहीं, अपने पिता को बता रहा है। कितने अरमान थे, ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी, दिखने में ऐसी होगी, पढ़ी लिखी इतनी होगी, सब एक पल में धाराशाही हो गया। अगले दिन राजेश अग्रवाल अकेले आए बात करने। 2 टूक बात की और कुछ और कीलें दिल में गार गए। उनसे पता चला शशांक ने 1 महीने की छुट्टियों के आवेदन दे दिया है, अगले हफ्ते तक आएगा और तभी सगाई और शादी कर लेगा। कोशिश तो वह यहाँ दिल्ली तबादले की भी कर रहा है। अगर हो गया तो दोनों आराम से दिल्ली में रहेंगे, नहीं तो तृप्ति को हैदराबाद में दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। वसुंधरा को उत्सुकता हो रही थी कि आखिर दोनों मिले कहाँ। दोनों के स्कूल अलग अलग हैं और दोनों के कार्य क्षेत्र में भी कोई मेल नहीं। शशांक इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहा था, जबकि तृप्ति फैशन डिजाइनर थी। राजेश ने मुस्कुराते हुए यह बात ऐसे बताई जैसे कितना बड़ा राज खोल रहे हो। अजी, हमारे छोटे भाई जो हमारे पड़ोस में ही रहता है के बेटे के साथ शशांक पढ़ते थे, वहाँ अक्सर आते रहते थे, तो हमारी बिटिया से भी मुलाकात होती रहती थी। अब यह तो हमें भी नहीं पता प्रेम का बीज कब अंकुरित हुआ, लेकिन अब दोनों शादी करना चाहते हैं। अभी हम इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं करते शादी की, लेकिन क्या करें, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं और उनकी अंतिम इच्छा है प्राण छोड़ने से पहले पोती को दुल्हन के रूप में देख लें। लड़की की एक तस्वीर छोड़ गए और यह कह गए कि आगे की सारी कार्यवाही शशांक के आने के बाद होगी। उन्हें तो अपने बीमार पिताजी के कारण रात दिन अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए अब शशांक ही सब संभालेगा। वसुंधरा को लग रहा था अभी उम्र ही क्या है शशांक की, 23 साल का है, आगे पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन अब शादी कर लेगा तो क्या पढ़ेगा। 6 महीने हो गए लड़के की शक्ल देखे, कितनी बार कहती थी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आ जा, मन हल्का हो जाएगा।
एक बार मिलकर, लेकिन तब छुट्टी नहीं मिल रही थी। आने जाने का किराया भी बहुत लग रहा था और अब 1 महीने की छुट्टियां तो तुरंत ही मिल गई, किराया भी नहीं अखर रहा है। कितनी बार कहती थी दिल्ली तबादला करा ले, सब एक साथ रहेंगे, लेकिन तब कंपनी में कोई सुनता नहीं था। और अब कंपनी ने कानों का इलाज करा लिया होगा तो जो तुरंत तबादला कर देंगे। शशांक के आते ही आनन फानन में सगाई का कार्यक्रम रखा गया। सारा इंतजाम हॉल और खाने पीने का उसने वहीं नेट पर बैठे बैठे ही कर दिया था। अपने ही बेटी की शादी में मेहमान सी बनकर जा रही थी। लड़की को भी पहली बार वहीं देखा। ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो लड़का दीवाना हुआ जा रहा था। वैसे अगर ठंडे दिमाग से दिल पर हाथ रख कर सोचती तो ऐसी ही कोई लड़की शशांक के लिए पसंद करके लाती। दुबली पतली, तीखे नैन नक्श, सांवली चिकनी त्वचा, मासूमियत, मुस्कान से लबरेज चेहरा। लेकिन यहाँ हर कदम पर लग रहा था बच्चे मनमानी करने पर उतारू हैं। शादी की तारीख भी शशांक और उसके होने वाले ससुर ने तय कर ली और अमित कुमार को बता दी, जिससे वे कार्ड वगैरह छपवा लें। दुल्हन के कपड़ों के लिए लड़की के माँ का फोन आया वसुंधरा के पास कि वह दुल्हन की किसी भी पोशाक को लेकर परेशान न हो। लड़की फैशन डिजाइनर है, अपने कपड़े अपनी पसंद के स्वयं बनवा लेगी। बस 1-2 जो आभूषण देने हों वो अपनी पसंद के बनवा लें। घर में बेटे की शादी और न कुछ चहल न पहल, किसी काम की व्यस्तता दिख रही थी। बहुत ही साधारण समारोह के बाद बेटा बहू घर आ गए। 3 दिन बाद बहू के दादाजी भी अस्पताल से ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। वसुंधरा को समझ नहीं आया नियति ने मजाक किया या लड़की वालों की कोई साजिश थी, परंतु वह ठगी सी रह गई। मध्यम वर्गीय परिवार बच्चों के विवाह में ही सारी उम्र धूम धड़ाके का सपना संजोकर बैठा रहता है। लेकिन अमित कुमार बड़े प्रसन्न थे, इतने कम खर्चे में शादी हो गई। बहू बेटे ने हनीमून के लिए 1 हफ्ते का विदेश भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। वसुंधरा बरबरा रही थी पति के सामने, नई नई नौकरी है, इतना लुटाने को क्या हो रहा था। अमित कुमार लापरवाही से बोले, करने दो मन की, दोनों ने आधा आधा खर्चा बांट लिया है। बहू भी अच्छा खासा कमाती है, शशांक के बराबर ही वेतन है उसका। वसुंधरा को लगा गृहिणी तन मन लगा देती है परिवार में, प्यार और देखभाल उलीचने में, लेकिन कमाने वाली औरतों का शायद पलड़ा फिर भी कहीं न कहीं भारी रहता है। बहू के आने की उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था बहू उसके एक छत्र राज में सेंध लगा रही थी। माँ थी, बेटी की कुशल क्षेम पूछने के लिए फ़ोन मिला ही लिया। फ़ोन क्यों नहीं किया? बस मम्मी, मैं और तृप्ति जरा घूमने चले गए। तृप्ति ने तो याद दिलाया था, मैं ही। तृप्ति आपके लिए पर्स खरीद रही है, आपकी पसंद का रंग जानना चाहती है। तृप्ति यह कह रही है, तृप्ति वह कह रही है। बेटा तो बस बहू के नाम की माला ही जपते रहता है रात दिन। वापस आए दोनों इतने खुश, कभी वहाँ के वृतांत सुनाते तो कभी वहाँ से लाए हुए तोहफे दिखाते। अमित कुमार और बेटी आशा उनकी खुशी में प्रसन्नता से शामिल हो रहे थे, लेकिन वसुंधरा की ईगो उसे पीछे धकेल रही थी। अगले दिन रविवार था, बहू की पहली रसोई थी। वसुंधरा को पूरा यकीन था आजकल की लड़कियों को खाना बनाने कहाँ आता है। अब शायद बहू उससे कुछ कहेगी, मदद मांगेगी, लेकिन तृप्ति ने बड़े आत्मविश्वास से कहा रसोई वह संभाल लेगी और उसने वसुंधरा को आराम करने की सलाह दी। खाना न केवल स्वादिष्ट बना था बल्कि टेबल पर परोसने का अंदाज भी खूबसूरत था। सब उंगली चाटते रह गए और तारीफ भी दिल खोल कर करते रहे। अमित कुमार ने नेक देते हुए कुछ अधिक ही प्रशंसा कर दी। तृप्ति बहुत खुश थी। बाद में सास के साथ रसोई संगवाते हुए बोली, मम्मी जी, आपने नहीं बताया खाना कैसा लगा। वसुंधरा के न चाहते हुए भी स्वर में तलखी आ गई। बोली, इतना तेल और तीखे मसाले हो तो खाना जायकेदार लगता ही है। बात तो तब है जब खाना स्वाद और सेहत दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। तृप्ति को सास की बात ताना प्रतीत हुई। मन में विचार दृढ़ हो गया
कि सास को बस चिढ़ने के अलावा और कुछ नहीं आता। शशांक के तबादले की अर्जी मंजूर हो गई थी। उसको 2-3 दिन के लिए हैदराबाद जाना था। अभी तृप्ति की छुट्टियां थी। मन तो शशांक के साथ जाने का कर रहा था, लेकिन इतने कम समय के लिए हवाई यात्रा पर इतना खर्चा करके जाने में शशांक को कोई तुक नज़र नहीं आई। वैसे भी औपचारिकता पूरी करने में व्यस्त रहेगा, घूमने फिरने का समय तो होगा नहीं। उसने इनकार कर दिया। तृप्ति की मन नहीं हुआ 3 दिन शशांक के बिना ससुराल में रहने का। कौन सास का फूला हुआ मुंह देखता रहे। वह अपने मायके चली गई और जब आई तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसे लगा यह सही है, कम से कम बोलो सास से, अपने काम से काम रखो, बेकार मनमुटाव की नौबत ही न आने दो। एक दिन खाना खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। तब आशा तृप्ति से बोली, भाभी मेरे कॉलेज में फेस्ट होने वाला है, इस बार फैशन शो भी होगा। मेरे लिए कोई ऐसी ड्रेस डिजाइन कर दो कि मिस कॉलेज का खिताब मुझे ही मिल जाए। अभी तक मैं कितनी भी मेहनत से ढूंढ कर कपड़े लाती हूँ, थोड़ी 19 ही लगते हैं। आगे से आप कपड़े चुनने में मदद करना। वसुंधरा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। सारा दिन आशा की पसंद के कपड़े लेने के लिए बाजारों की खाक छानती थी और आज ऐसा कहकर आशा ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब जब समय होता ननद भाभी लैपटॉप में सिर घुसाए बैठी रहती। फिर दोनों ने मिलकर कपड़ा खरीदा। तृप्ति ने अपने फैशन हाउस के दर्जी से पोशाक बनवा दी। पोशाक निस्संदेह सुंदर बनी थी, लेकिन खर्चा सुनकर वसुंधरा के तन बदन में आग लग गई। हमेशा बजट की लटकती तलवार की धार से बचते बचाते खर्च करने वाली गृहिणी को 7,000 की एक पोशाक पर खर्च करना अखर गया। आशा इतनी खुश थी, चहकते हुए सबको अपनी ड्रेस दिखा रही थी। जब प्रशंसा करने की बारी आई तो मुंह से जो बोल फूटे बहू को तीर से चुभ गए। 7,000 में तो बाजार से बनी बनाई एक से एक ड्रेस मिल जाती। तारीफ तो तब होती जब कम से कम खर्चे में यह ड्रेस तैयार होती। आशा तो खैर खिताब जीत गई, लेकिन तृप्ति को संतुष्टि नहीं हुई। उसका मन ससुराल से उखड़ने लगा था। शशांक को कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना था। तृप्ति ने निश्चय किया वह शशांक के पीछे से इस घर में एक दिन नहीं रहेगी। अगले दिन ही सास को बताकर वह अपने मायके चली गई। तेजस्विनी को पुत्री का 1 महीने में दूसरी बार आना कुछ जचा नहीं। ऐसे तो कभी पैर जमा भी नहीं पाएगी ससुराल में। फिर भी अपनी चिंता प्रकट किए बिना बोली, कैसा चल रहा है? सासू माँ बड़ी अच्छी हैं जो तुझे बार बार मायके भेज देती हैं। तृप्ति, उनसे मैंने पूछा नहीं, बता दिया था मैं जा रही हूँ। तेजस्विनी, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा वहाँ? तृप्ति, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है और सब तो ठीक है वहाँ पर। पता नहीं मम्मी जी को क्या परेशानी है मुझसे। मैं तो फालतू बोलती नहीं, फिर भी ताने मारती रहती हैं। तेजस्विनी, जिस औरत ने 26 साल तक उस घर को समेट कर रखा हो, अपनी ममता दोनों बच्चों पर लुटाई हो, वह इतनी बुरी तो नहीं हो सकती। उसकी स्थिति समझने की कोशिश तो करो। वह उम्र के उस मुकाम पर खड़ी है जब औरतें शारीरिक और हार्मोन के बदलाव से जूझ रही होती है। दूसरा, अभी तक वह उस घर की केंद्र बिंदु थी। हर निर्णय, हर काम उनकी इच्छा से होता था। अब तुम एक चुनौती बनकर उनके घर में, उनके जीवन में प्रवेश कर रही हो। उनको कुछ समय दो और 2 कदम तुम बढ़ाओ उनकी तरफ, फिर देखना माँ से भी अधिक प्यार मिलेगा। तृप्ति, यह सही है, सब कुछ मैं ही करूं। मेरा बनाया हुआ खाना सबको अच्छा लगता है, पर वो कहती हैं तेल और मसाले अधिक होते हैं। तेजस्विनी, तो बेटा ठीक ही तो कह रही थी। अपने पति की शुगर और दिल की बीमारी को उन्होंने संतुलित भोजन से ही नियंत्रित कर रखा है। रोज रोज मसालेदार भोजन खाने में तो अच्छा लग सकता है, पर सेहत के लिए नुकसानदायक है। वो अपने अनुभव से यह सब कहती हैं। तृप्ति, उनको जो ड्रेस मैंने आशा के लिए बनवाई थी बड़ी महंगी लगी थी।
तेजस्विनी, हम मध्यम वर्गीय परिवार कैसे सीमित आमदनी में अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं पूरी करते हैं, क्या तुम नहीं जानती हो? आशा को खुश रखने के लिए तुमने महीने भर का बजट कर बढ़ा दिया तो उनको बुरा लगता ही। तृप्ति, शायद आप ठीक कह रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तेजस्विनी, उनकी परेशानी को समझो। दोनों बच्चों को अब उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी। वो एक भावनात्मक खालीपन से जूझ रही हैं। अब उनके पास अधिक कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे में उनकी मदद करो। वो अपने लिए कुछ करें, अपने आप पर अपना समय खर्च करें। जो परिवार पालने के चक्कर में यह सब कैसे किया जाता है भूल गई हैं। उनकी किसी काम में दिलचस्पी जगाओ जिसमें वे अपनी ऊर्जा दिल लगा सकें। तृप्ति, ठीक है मम्मी, मैं अब ऐसा ही करूँगी, और अपना सामान समेट कर फिर ससुराल चली गई। तृप्ति के उसी दिन वापस आने पर वसुंधरा ने तंज कसा, क्या हुआ, मायके में जी नहीं लगा जो आज ही लौट आई? तृप्ति हंसते हुए बोली, ठीक कह रही हो मम्मी जी, वहाँ मन नहीं लगा, अब यही अपना घर लगता है। जवाब सुनकर तीनों के चेहरे खिल गए। अमित कुमार खुश होते हुए बोले, आजा बेटा, पहले खाना खाते हैं। वसुंधरा ने भरवां टिंडे बनाए थे। तृप्ति को टिंडों से सख्त परहेज था, लेकिन चखने पर इतने बुरे भी नहीं लगे। उसने तारीफ करते हुए कहा, वाह मम्मी जी, मुझे नहीं मालूम था टिंडों को इतना स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। वसुंधरा खुश हो गई, तुरंत 2-3 और परोस दिया। अब तृप्ति मन ही मन सोच रही थी, लो अब तारीफ करना भी मुसीबत हो गया, इतने भी अच्छे नहीं लगते कि इतने सारे खा लूं। अगले दिन तृप्ति ने निर्णय लिया कि वह घर से ही काम करेगी और समझेगी कि सासू माँ सारा दिन क्या करती है, कैसे रहती है। 1-2 दिन में ही तृप्ति को पता चल गया कि वसुंधरा को जोड़ों के दर्द की परेशानी रहती है और दिन में कई बार स्वयं ही तेल मालिश करती रहती हैं। सारा दिन करने को कुछ खास काम नहीं था, इसलिए बोरियत महसूस करती थी। कोई सहेली भी नहीं थी ऐसी जिसके साथ समय व्यतीत कर सके। इतने सालों से परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में कोई सामाजिक दायरा नहीं था। तृप्ति ने पता किया, सुबह कॉलोनी के पार्क में सामूहिक योग होता है। वसुंधरा जानती थी, लेकिन अकेले जाने का उसका मन नहीं करता था। उसके ना नुक्कर करने के बावजूद तृप्ति उसे सुबह पार्क लेकर जाने लगी। उसे स्वयं भी प्रातः की ताज़ी हवा में योगा करना और बाद में थोड़ा टहलना बहुत अच्छा लगा। दो हफ्ते में वसुंधरा को भी शरीर में हल्कापन और लचीलापन महसूस होने लगा। बहू के साथ कुछ अकेले समय बिताया और बातें करने से लगा बहू इतनी बुरी भी नहीं जितनी वो समझती थी। कॉफ़ी चाय देने के बहाने वो तृप्ति के आसपास घूमती रहती कि आखिर बहू लैपटॉप में करती क्या है। एक दिन तृप्ति ने पूछ ही लिया, मम्मी जी, आपकी कोई हॉबी तो होगी, बताओ ना, क्या करना अच्छा लगता है आपको? वसुंधरा, शादी से पहले ही मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था, लेकिन शादी के बाद एक तो समय नहीं मिलता था और दूसरे रंग इतने महंगे होते थे। शुरू से ही हाथ इतना तंग रहता था कि इस तरह के खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ता था। तृप्ति, आप अब दिन में बिल्कुल खाली रहती हैं, छोटा सा पेंटिंग का कोर्स कर लो, कुछ पुराना याद आ जाएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। वसुंधरा, नहीं बेटा, इस उम्र में यह सब करते बड़ा अजीब लगता है, लोग भी क्या कहेंगे, फिर पता नहीं शरीर से होगा कि नहीं, इतनी देर कहाँ बैठा जाएगा। तृप्ति, एक बार कोशिश तो करो, नहीं होगा तो छोड़ देना, और हो गया तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगने लगे। वसुंधरा स्वयं ऐसा कुछ करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। जब तृप्ति ने बार बार कहा तो उसे लगा एक बार करके देखने में क्या हर्ज है। कुछ दिनों में ही उसे आनंद आने लगा। रोज सुबह उठते हुए उसे उत्साह रहता, कुछ करने की उमंग रहती। जब वह तृप्ति को दिखाती तो वह उन्हें और प्रोत्साहित करती, लेकिन फिर वसुंधरा को लगता वह पेंटिंग का करेगी क्या। तृप्ति ने एक सुझाव दिया,
क्यों न वे कुछ दुपट्टों पर फैब्रिक पेंटिंग करे और उसका फैशन हाउस जो प्रदर्शनी लगा रहा है वहाँ एक कोने में उन दुपट्टों को भी प्रदर्शित करेंगे। यह सुनते ही वसुंधरा के अरमानों को पंख लग गए। बड़े उत्साह से तृप्ति के मार्गदर्शन में एक एक दुपट्टा बड़ी मेहनत से बनाया। प्रदर्शनी वाले दिन वसुंधरा बड़ी नर्वस थी। तृप्ति के पास 3 साड़ियाँ लेकर गई कि कौन सी पहने। तृप्ति को उस समय वो एक छोटी सी बच्ची लगी जो घबरा भी रही थी और उत्साहित भी थी। उसकी आंखें भर आई। इस उम्र में वे बड़ी निरी सी लग रही थी। उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मम्मी जी कोई भी साड़ी पहनोगी आप सुंदर लगोगी। फिर भी यह गाजरी रंग की साड़ी पहन लो, यह आप पर बहुत सुंदर लगती है। तृप्ति को लगा वह बेकार अपना ईगो अरा कर बैठी थी। कितनी भोली है वो, बस जरा सा मान और समय ही तो चाहती है। वसुंधरा से अधिक तृप्ति घबरा रही थी कि अगर एक भी दुपट्टा नहीं बिका तो वसुंधरा की आशा टूट जाएगी। उसने अपनी कुछ सहेलियों से कह दिया था कि एक एक दुपट्टा वे खरीद लें, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। दुपट्टे पसंद भी आए और हाथों हाथ बिक भी गए। आगे के कुछ ऑर्डर भी मिल गए। वसुंधरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तृप्ति को एक कोने में ले जाकर बोली, तू नहीं जानती आज तूने मेरे लिए क्या किया है। सबको सहारा देने वाली मैं आज भावनात्मक रूप से सब पर आश्रित हो रही थी, एक खालीपन से जूझ रही थी। तूने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं अपने शौक को पूरा करूंगी और कुछ कमाई करके आत्मनिर्भरता के एहसास को भी महसूस करूंगी। तृप्ति, मैंने तो केवल आपको अपना टैलेंट पहचानने में सहायता की है। आप जितना चाहें इस काम को बढ़ा सकती हैं। साड़ी और टी शर्ट पर भी अपनी कलाकारी दिखा सकती हैं। वसुंधरा, लेकिन बेटा मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगी। तृप्ति, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपके साथ फुल टाइम काम करना शुरू कर दूंगी। वसुंधरा के दिल में अब निश्चिंतता थी कि जिंदगी की सांझ भी खूबसूरत से बीतेगी।